नाजरीन आदाब, हॉट केक स्टूडियो में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम चलो बात करके देखते हैं। मैं हूं हक्कानी अलकासमी और मेरे साथ बहुत ख़ास मेहमान हैं डॉक्टर दिव्या जैन साहिबा, जो बॉटनी की स्कॉलर हैं और स्पेस साइंस भी इनका गहरा ताल्लुक़ है। हिंदी कविताओं से अपना तख्लीकी सफ़र शुरू किया था, बाद में उर्दू शायरी करने लगी और इनका एक मजमूए कलाम ख़याबा के नाम से शाया हो चुका है। ये उर्दू में भी है और हिंदी में भी ख़याबा के नाम से शाया हुआ है। डॉक्टर दिव्या जैन साहिबा, आपका स्टूडियो में खैर मकदम है और आपको मैं मुबारकबाद भी देना चाहूँगा कि आपका ये मजमूआ शाया हुआ और इसकी खातिर ख़्वाह पज़ीराई भी हुई। तो मैडम ये बताएं कि आपने जो उर्दू शायरी का जो सफ़र शुरू किया है कि अगर आपको उर्दू शायरी का शौक़ ना होता तो शायद आप उर्दू नहीं सीखते। जी बिल्कुल, ये जो शौक़ है इसने मुझे उर्दू सीखने के लिए प्रेरित किया। उर्दू सिखाने के लिए मुझे इतने कोशिश करने के लिए उर्दू मैंने जो सीखी है वो सिर्फ इसी वजह से सीखी है कि मुझे शायरी का बहुत शौक़ था, पढ़ने का लिखने का बचपन से काफ़ी शौक़ था। तो जब मैंने लिखना शुरू किया हिंदी कविता से, जैसा कि आपने कहा मेरा सफ़र शुरू हुआ हिंदी कविता लिखने से, लेकिन गज़ल पढ़ने और सुनने का बचपन से ही शौक़ था। तो जब गज़ल की तरफ माइल हुआ मन तो मुझे लगा कि उर्दू सीखे बिना गज़ल की बारीकियाँ समझना या गज़ल में अपने इजहार पेश करने, जज्बात पेश करना मुमकिन नहीं है। तो इसलिए मैंने उर्दू को बाकायदा सीखना शुरू किया। डॉक्टर दिव्या साहिबा, आपका साइंस से बहुत गहरा रिश्ता है और जैसा कि हम लोग भी मालूम है कि साइंस और शायरी का भी एक बहुत ही गहरा रिश्ता है। बिल्कुल। जैसे बहुत पहले एक मुसफ़ी, बहुत उर्दू के बड़े अहम शायर थे, उन्होंने एक शेर कहा था, तेरे दिल में बहुत काम रफ़ू का निकला। तो ये उस वक्त का शेर है जब ओपन हार्ट सर्जरी का कोई तस्वुर भी नहीं था। इसी तरह और बहुत सारे अशार हैं, जैसे चकबस्त का एक शेर है, मौत क्या है इन्हीं अज्जा का परेशान होना, या ज़िंदगी क्या है अनासिर का ज़ुहूर तरतीब, मौत क्या है इन्हीं अज्जा का परेशान होना। तो साइंस और शायरी का एक बहुत ही गहरा रिश्ता ऐसा लगता है। जैसे शायरों का साइंसी शोर बहुत बुलंद रहा है, जो बात शायर बहुत पहले कह चुके हैं, साइंसदान बाद में उसकी तरफ पहुंचे। यानी तख़य्युल और हकीकत का ये जो इम्तिजाज है तो बहुत ही गहरा इम्तिजाज है। बहुत सारे, जैसे कालिदास के आपने पढ़ा होगा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं उनकी शायरी के अंदर जो आज बाद में साइंस उसको हकीकत में देख रही है। तो आप ये बताएं कि आप साइंस से होते हुए तो आप शायरी से कैसे अपना रिश्ता जोड़ पाते हैं? देखिए, ये बहुत ही अजीब सी बात है कि लोग ये मानते हैं कि जो साइंस है और जो आर्ट है वो आपस में कुछ कहीं उनका मिलना नहीं है, क्योंकि जो साइंसदान है वो हकीकत की ज़मीन पर काम करते हैं और जो आर्ट के लोग हैं, लिखने वाले अदबी लोग हैं, वो जो है वो जज्बात और ख्वाबों की ज़मीन पे काम करते हैं। ठीक है, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो साइंस को जानता है या समझता है वो इंसानी जज्बात, इंसानी जो ख्वाब हैं या इंसानी आरज़ुएं हैं या इंसानी जो इजहार हैं, फीलिंग्स हैं, उनको तभी वो समझ सकता है गहराई से जब तक कि उसको जब कि वो साइंस को समझता है। क्योंकि साइंस को समझने से आपका एक इंसान के ऊपर, एक ह्यूमन बीइंग के ऊपर और विश्वास बढ़ता है और उस पर भरोसा बढ़ता है कि भगवान की, खुदा की इतनी बड़ी ये लूक है या एक तरह से उनकी इतनी बड़ी ये इंसान को ज़मीन पर भेजने की इतनी बड़ी उन्होंने ये काम किया है। तो यदि इंसान को हम समझ पाएंगे एक साइंसदान की तरफ से, तभी अब उसके अंदर की बातें, उसके जज्बात को समझ पाएंगे। दिव्या जी, आप ज़ाहिर है कि बॉटनी की स्कॉलर हैं जी, तो आपकी शायरी पढ़ के मुझे एक रेबिका डरहम की याद आती है, जो बॉटनी की स्कॉलर थी और ज़ाहिर की शायरी करती थी। और एक ज़माने में बॉटनी मतलब पोएट्री की एक तहरीक चली थी 18वीं सदी में, जिसका मकसद ये था कि बॉटनी और शायरी के रिश्ते को तलाश किया जाए। तो आप ये बताएं, शायरी और बॉटनी का क्या रिश्ता है? देखिए, शायरी और बॉटनी का तो रिश्ता इतना गहरा है कि मैं मानती हूँ कोई एक ही चीज़ है, बॉटनी और शायरी। क्योंकि शायरी में जिस तरह से आपका कायनात का, नेचर का, जिस तरह से फूल पत्तियों का, बागों का, खुशबुओं का जैसे जिक्र शायरी में जो आता है, और शायरी में जो एक्सप्रेशन है, शायरी में जो जज्बात के इजहार हैं, वो कायनात की तरफ से, नेचर की तरफ से बहुत ज़्यादा हैं। मतलब इंसान के जितने भी जज्बात हैं वो आप नेचर की तरफ से नेचर को एक एग्जाम्पल मान के आप इंसान के जो जज्बात हैं शायरी में वो
एक्सप्रेस करते हैं, वो व्यक्त करते हैं। यानी दिव्या जी आप ये कहना चाहती हैं कि जो बॉटनी की मॉर्फोलॉजी है वही पोएट्री की भी मॉर्फोलॉजी है। जी, आप उस तरह से देखें, अगर तकनीकी तौर पे देखेंगे, जी जी जी, बॉटनी को अगर आप तकनीकी तौर पे देखेंगे तो वो आपको लगता है कि वो चीजें शायरी में भी कहीं तकनीकी तौर पे उसको नजर आएंगी आपको। जी, जैसे आपने अल्लामा इकबाल का नाम सुना होगा। जी जी, अल्लामा इकबाल। तो उनका एक बहुत मशहूर मिसरा है कि सुकूत लालो गुल से कलाम पैदा कर। तो ये डायरेक्ट बताता है कि उर्दू शायरी का नबातात से बहुत ही गहरा रिश्ता है, बॉटनी से बहुत गहरा। मुझे लगता है क्योंकि लालो गुल जो है ये बिल्कुल बॉटनिकल ऑब्जेक्ट्स हैं और इन्हीं के बारे में कहते हैं कि सुकूत लालो गुल से कलाम पैदा कर। इसका मतलब है कि नबातात का शायरी से बहुत गहरा रिश्ता है। जाहिर है कि उर्दू शायरी में जितनी भी खूबसूरत तशबीह है या इस्तिआर है, ज्यादातर मेटाफर्स जितने भी मेरे ख्याल से बॉटनी ही से लिए गए हैं। मुझे लगता है शायरी का जब से इब्तिदा हुआ, जब से शुरुआत हुई है शायरी की, वहीं से बॉटनी की भी शायरी में और अबद में शुरुआत हो गई। क्योंकि शायरी का कितने भी आप पुराने या शुरुआत में भी देख लें, वहाँ पर बागों का चर्चा है ना, आपके फूलों के चर्चे, खुशबुओं के चर्चे, ये सब बहार का चर्चा, ये सब। आपने तो मीर तकी मीर का एक शेर सुना होगा, नाजुकी उनके लड़की क्या कही पंखुड़ी एक गुलाब की सी। तो जाहिर है कि इसमें एक गुलाब जो है ये इसका भी नबातात से ही ताल्लुक है। इसी तरह गालिब का एक शेर है कि उग रहा है दरो दीवार पे सब्जा गालिब, हम बयाबा में घर में बाहर आइए। तो इस तरह लगता है कि नबातात से मतलब बॉटनी से उर्दू शायरी का बहुत ही गहरा रिश्ता है। और वैसे भी अल्लामा इकबाल का एक और बहुत ही मशहूर शेर है, हजारों साल नरगिस अपने बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा पैदा। तो इस तरह देखा जाए तो नबातात यानी बॉटनी और शायरी का जो मेरे ख्याल से बॉटनिकल जो ग्रोथ होता है, पोएटिक ग्रोथ इसी तरह होता है। इसी तरह होता है। देखिए, किस तरह का आप मतलब मैं सोचता जिस तरह पौधे उगते हैं या बीज लगती है, इस तरह एक दरख्त बनता है, तो शायरी का भी इसी तरह का प्रोसेस बिल्कुल इसी तरह का प्रोसेस होता है। जो शायरी होती है, शायरी में जब से बीज एक तुखम जमीन पे जाता है तब से लेके दरख्त बनने तक उसकी जो हर स्टेज है, हर उस पर शायरी है। अच्छा। हर लेवल पे एक शायरी, यानी आप मतलब जितने भी पौधे हैं उसको एक शायरी की सूरत में आप देख सकते हैं। तो बड़ी खूबसूरत बात है। और मेरे ख्याल से आपने उनका नाम सुना होगा, MM मैहूद का नाम सुना होगा। उनकी किताब आई थी द पोएट एज बॉटनिस्ट, तो उसमें उन्होंने बहुत सारे शायरों का जिक्र किया है जिन्होंने बॉटनी से जाहिर के रिश्ता रखा और बॉटनी के हवाले से नज़में कही, जिसमें आपका D.H. लॉरेंस का भी नाम आता है और किट्स का भी नाम आता है, कॉलेज का भी नाम आता है और बहुत सारे शायरों का नाम आता है। बल्कि एक शायर तो ऐसे थे जिनकी शायरी के अंदर 370 पौधों के नाम थे। तो जाहिर है कि ये जो बॉटनी और शायरी का जो रिश्ता है बहुत ही गहरा रिश्ता है। तो इस ताल्लुक से देखा जाए तो एक जो मतलब कि फूल पौधों का जो जिक्र होता है शायरी के अंदर, जाहिर उर्दू शायरी तो सबसे ज्यादा इस्तिआर है। तो उसको आप अपनी शायरी में किस तरह मतलब शामिल कर रही हैं इसको? हाँ, देखिए, बॉटनी होने के तरह से मुझे ऐसा लगता है कि एक तो एक जज्बात के तौर पे आप एक इजहार के तौर पे जज्बात के तौर पे उसको एक शामिल कर सकते हैं कि जो उसकी खुशबू है, उसका जो फूल है, फूल के जो रंग हैं, उनको आप अपनी शायरी में शामिल कर सकते हैं। एक होता है कि एक जो बॉटनिस्ट है वो उसकी गहराई जानता है, एक पेड़ पौधे होते हैं, शाखें होती हैं, उनकी गहराई जानता है, तो उस गहराई को जब इंसानी जज्बात से वो कनेक्ट कर पाता है, एक उस तरह से आप शायरी कह पाते हैं। बॉटनिस्ट होने की वजह से आप उस तरह से भी शायरी कह पाते हैं जो एक सतीर नहीं होती, जो गहराई में जा रही होती है, जो आपको एक यानी आप ये कहना चाहते हैं कि बॉटनिस्ट जो है इस शायरी का रिश्ता नेचर से जोड़ते हैं बुनियादी तौर पर। हाँ, देखिए, उसी मैंने एक शेर है उस जो मैं कहना चाह रही थी, बॉटनिस्ट होके आप किस तरह से एक शेर को सामने पेश कर सकते हैं। तो वो एक शेर मैंने कहा था कि लम से उसके झुक गई डाली, खत्म मेरा भी इंतजार। वाह वाह, बहुत अच्छा शेर है। तो इसमें आप देखिए कि लम से आप जानते हैं कि कुछ पेड़ होते हैं जिनको छूने से उनकी डाली मुरझा जाती है, जैसे छुई का हम पेड़ कहते हैं, जिसमें उसका जो अंदर का सैप होता है वो अपना विड्रॉ कर लेता है तो झुक जाती है डाली। लेकिन आप एक ह्यूमन टेंडेंसी देखें, जो एक आदि इंसान होता है, एक उसको यदि कोई छू लेता है तो छूने का मतलब ये नहीं कि उसने छू ले, लेकिन उसका ख्याल ही उसको छू लिया या उसको महसूस हुआ, उसका वहाँ पर रहना महसूस हुआ, वो अगर आपको वो जज्बात छू रहे हैं तो आप भी आपका मन कुम्भला जाता है, शर्मा जाता है। उसी तरह से एक और शेर मैंने कहा था कि नहीं रश के बागे बहारा हूँ, मुझे तेरा गरीय सहारा हो, रहे यूं खजा में तू बन गिरा है कि गुले इरम को भी घर मिले। इसमें यह है कि जो खजा है, खजा के बाद बहार आती है, तो खजा में जो दरख्त है वो सूना हो गया है, लेकिन दरख्त में कुछ गांठें फिर भी हैं जिनको हम ये कह रहे हैं यहाँ पर गिरा है। तो वो गांठों में जो टिश्यूज़ होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हम जैसे बॉटनिस्ट कहते हैं,
अगर वो गांठें हैं तो आगे से उस पर फूल भी आएगा और पत्ता भी आएगा जब बाहर का मौसम आएगा। लेकिन उस पर गिरह नहीं है, अगर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नहीं है तो वो उसके बाद वो बाहर उस पर नहीं आ सकती। तो गिरह का यहाँ का मतलब यही है कि वो टिश्यूज़ हैं जो कि एक आप अगर आप बॉटनिस्ट ना हो तो आप उस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे। आप कहते हैं कि बाहर खिजा के बाद बाहर आती है, लेकिन हम एक बॉटनिस्ट होने के नाम से मैं जानती हूँ कि इस पर गिरह नहीं है, जैसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नहीं, उस पर बाहर नहीं आ सकती। तो ये थोड़ी सी गहराई, देखिए ये जो गहराई है, बॉटनिस्ट की जो गहराई है वो जो है वो जज्बात की गहराई तक इतनी नहीं पहुँच पाती जितनी शायर की गहराई पहुँच पाती है। तो एक बॉटनिस्ट एक शायर होकर यदि उस गहराई तक पहुँच पा रहा है तो सतही और गहराई वाली बातें दोनों को कनेक्ट करके आपके सामने पेश कर सकता है। नहीं, आप तो बॉटनिस्ट भी हैं और पोएट भी हैं, जाहिर है, तो आप दोनों के दरमियान एक बैलेंस कैसे कायम कर पाती है? देखिए वो अपने आप बैलेंस आ जाता है, क्योंकि जो चीज़ें सतही हैं वो गहराई तक भी जा रही हैं। अगर आपने उसको सतही तौर पे समझ लिया है तो आप उसको गहराई के तौर पर अगर जानते हैं तो आपको वो सतही चीज़ें और भी ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखती हैं, आपको उसमें और भी लुत्फ़ आता है, उसमें आपको और भी जज्बात दिखाई देते हैं। तो ये बतलाएं, ये औरत और बॉटनी का भी बहुत ही मेरे ख्याल से गहरा रिश्ता होगा। मुझे लगता है कि ये नेचुरल है कि जो औरत होती है उसको बोला जाता है ख़वातीन की जो जज्बात की सतह पे काम करती हैं, वो हकीकत से ज़्यादा इतनी नहीं जुड़ी होती, हकीकत की सतह पे इतना काम नहीं करती थी, जज्बात की सतह पर। ये मेरे ख्याल से उनको ये नेचर की गिफ्ट है। तो जो ये प्रकृति है या जो बाग बहारें हैं, फूल हैं, इनसे ज़्यादा अपने आप को कनेक्ट कर पाती है। हाँ, तो इसका मतलब है कि औरत और फूलों का एक मेटाफोरिक एसोसिएशन है। बिल्कुल। और आप देखें शायरी में तो फूलों को तो एक मेटाफर माना ही गया है। औरत का जब भी डिस्क्रिप्शन उसके बारे में बात की जाती है, उसके बारे में बताया जाता है, उसकी जो कोमलता है, एक फूल है, उसकी जो खुशबू है, उसके जो रंग हैं, उसका जो मुरझाना है, उसकी जो जिंदगी 4-5 दिन की जिंदगी है। और एक चीज और बहुत मुझे बड़ा ये देखते हैं कि जो एक फूल होता है वो हमेशा कांटों से घिरा रहता है। अच्छा। आप देखें, तो इसका मतलब है कि औरत भी अपनी मुश्किल से घिरी है, जिंदगी की मुश्किल से घिरी है। लेकिन ये कांटे तो ये फूलों की हिफाजत के लिए, ये इसी बात पे आ रही थी कि दूसरी बात ये भी है कि जो औरत है क्योंकि इतनी नाजुक है तो इसलिए कांटे उसकी हिफाजत करते हैं। लेकिन आज के दौर में हमें मानेंगे कि उसकी हिफाजत की जरूरत क्यों है। आज का जो दौर है वो तो कहते हैं कांटों की जरूरत क्यों है। जो औरत है, जो फूल है, उसको इतना कमजोर या इतना कोमल क्यों माना जाए कि उसको कांटों की हिफाजत की। ये बताएं कि बॉटनी ने तो उर्दू शायरी या जितनी भी शायरी हो रही है पूरी दुनिया के शायरी, उसके दायरे को बहुत वसी किया है। और ज़ाहिर है कि जब तक नेचर से ताल्लुक़ रहा इंसान का, अच्छी शायरी होती रही। अब ये जो आपका एक अर्बन एस्थेटिक्स है, यानी शहरी जमालियात ने हमारा फितरत से एक रिश्ता जोड़ दिया। तो क्या आप अपनी शायरी में ये महसूस करती हैं कि जैसे आप दिल्ली जैसे शहर में एक कंक्रीट जंगल में आ गई हैं, तो आपका उस फितरत से जो आप गाँव में देखती थी उससे रिश्ता टूट सा गया? बिल्कुल। ये मैं केवल अपने बारे में नहीं बल्कि आज के जो नए शोरा हैं उनके सबके बारे में मुझे ऐसा लगता है, मैं सुनती हूँ कि जो आजकल के नए शोरा आ रहे हैं शायद उन्होंने वो जिंदगी और लुत्फ देखा नहीं है कि जहाँ पर उनको खुली बाग बहार मिलते थे, खेत खलिहान मिलते थे, पंछी उड़ते हुए मिलते थे, दरख्त थे, उस पर परिंदे हुआ करते थे। तो उनका जो सोच है या उनके जो जज्बात हैं वो शायद उस दायरे से निकल के यहाँ पर आ गए हैं कि उनको कंक्रीट के दीवारें दिखाई दे रही हैं, उनकी जो जिंदगी है वो एक मकान तक है, महदूद हो गई है। तो उनकी शायरी में ये आपको फर्क तो दिखाई देता है आज के दौर में। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि शहर आबाद जरूर है लेकिन यहाँ वीरानी या सन्नाटा बहुत ज्यादा। हाँ, क्योंकि वो जज्बात जो हम महसूस कर पा रहे हैं हमारे पास यादों के तौर पे ही हैं वो चीजें जो हमने जी हैं अपने बचपन में। तो वो आजकल की जो जनरेशन है शायद वो इसीलिए शायरी में एक गैप, एक जो है वक्फा दिखाई देता है कि उसमें जो नेचर के उससे है ना, नेचर से जो चीज़ें पहले लिखी जाती थी या कही जाती थी उनको अब ज़्यादा मॉडर्न मेटाफर लेके लोगों ने कहना शुरू कर दिया। लेकिन जो उसकी खूबसूरती, जो शायरी की खूबसूरती है जो कि नेचर से आ रही होती है। नहीं, जैसे वर्ड्सवर्थ के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत ही बिल्कुल नेचर के शायर थे। ज़ाहिर से पुराने ज़माने के कॉलेज में भी ऐसी शायरी की, ज़ाहिर के देही माशरत को या देही सकाफत की ये लोग अक्कासी करते थे। तो ये मतलब हिंदी में जो शायरी हो रही है आजकल, ये कविताएं लिखी जा रही हैं, तो क्या उसमें लगता है कि अर्बन एस्थेटिक्स को ज़्यादा अहमियत दी जा रही है? जी, वो ये हर जगह है कि आप देखिए अफसानों की बात है, जहाँ पर मजमू की बात है, हिंदी कविता की बात है या शायरी की बात है, इसमें इसका कारण ये है कि जो आप चीज़ें लिख रहे होते हैं वो शायरी में तो ख़ास तौर पे कि वो आपने एक्सपीरियंस करी होती हैं।
आपकी जो दिल पे गुजरी होती है या आपकी जो जहन में जो चीज़ें नक्श की हुई होती हैं, वो चीज़ें या अपने आसपास जो चीज़ें देखते हैं उन पे ही आप अपनी जज्बात या अपनी जो आपने भी लिखा है वो आप लिखते हैं उसको। अगर जो नए नौयत के या नए ज़माने के जो लोग हैं वो इस चीज़ को अगर महसूस नहीं कर पाए हैं, यदि उनकी ज़िंदगी में वो चीज़ें गुजरी नहीं हैं, यदि उनने उसको जिया नहीं है अपने दिनों में, तो उस चीज़ को कैसे अपने शायरी में या अपनी कविताओं में उतार पाएंगे? ये तो बात है यकीनी तौर पर। ये बतलाया कि जैसे शायरी की एक पोएटिक्स होती है, इसी तरह बॉटनी की भी एक पोएटिक्स होगी। हाँ, बॉटनी की पोएटिक्स आप ऐसे इस तौर पर कह सकते हैं कि बॉटनी का भी धीरे धीरे से शायरी है, वो भी आपने जैसे बोला बीज से उठ के दरख्त बना। जी जी, जी। इसी तरह बॉटनी भी जो है वो शुरुआत होकर, जब अगर हम बहुत पीछे जाएं तो जब से हमारी ये ज़मीन बनी या ये सैयारा हमारा जो उसमें आया, वजूद में आया, तब से लेके जो बॉटनी है वो भी धीरे धीरे करके पूरी। दिव्या जी ये बताएं, ज़ाहिर है कि बॉटनी भी एक साइंस है, इसके अलावा और बहुत सारे साइंसी उलूम हैं, तो उर्दू शायरी या शायरी का सिर्फ पोएट्री का किस साइंस से ज़्यादा रिश्ता है आपकी नज़र में? मुझे लगता है कि हर साइंस से पोएट्री में अगर एक इंसान है और इंसान के बारे में बात कर रहा है तो ऐसा कोई भी साइंस नहीं है जो अछूता रहे, क्योंकि जो इंसान है वो हर साइंस से रिलेटेड है। हर साइंस में जो है इंसान की दखल है और इंसान की जो ज़िंदगी है उसमें हर साइंस का असर है। ये बात अलग है कि जो ऐसी साइंस है जो कि इंसान के ज़्यादा करीब है, जो उनके जज्बात के करीब होती हैं, उसका एक्सप्रेशन ज़्यादा होता है शायरी में। उसका आपको उसमें आपको दिखेगा कि वो साइंस है या वो बात है या वो सब्जेक्ट है, उसका शायरी में या जो भी लिखा जा रहा है उसमें उसका कहा ज़्यादा गया है या उसको एक्सप्रेस उसमें ज़्यादा किया गया है। लेकिन कहीं आपके जो सबकॉन्शियस है, आपका जो दिमाग है उसमें वो हर साइंस है आपका, उसमें फ़र्क पड़ता है। आजकल टेक्नोलॉजी है तो उसका अलग फ़र्क है आपके जहन पे। नहीं तो आपने स्पेस साइंस पे भी काम किया। जी, तो स्पेस से उर्दू शायरी का या शायरी का क्या रिश्ता है? हाँ, उस स्पेस में तो देखिए कि जो एक ज़िंदगी है उसको खला से लोग कहते हैं कि जो ज़िंदगी हमारी खला है, तो पूरी दुनिया है वो खला है एक तरह से। हम जो स्पेस साइंस वाले वो तो हम अपने आप को बहुत छोटा, जब हम पूरे स्पेस की या कॉस्मोस की बात करते हैं या पूरी कायनात की बात करते हैं तो हम तो अपने आप को बहुत ही छोटा महसूस करते हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत एक बात है कि जब आप इस बात को जब समझ लेते हैं कि आप जो इस कायनात में बहुत ही छोटी सी चीज़ है, तो आप अपनी शायरी में ये बात समझा पा सकते हैं कि इंसान जो है उसको ना गुरूर करना चाहिए, ना फख्र करना चाहिए। आपकी जो इतनी छोटी सी ज़िंदगी है उसमें आपको कितनी अच्छी तरह और अच्छा इंसान बन के ये ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, क्योंकि आप अगर पूरे कायनात को देखें, पूरे यूनिवर्स को देखें, तो आपकी ज़िंदगी कुछ भी नहीं है। जी। दिव्या जी, ये उर्दू ज़बान जो है इसका भी एक खला से यानी स्पेस से बहुत ही गहरा रिश्ता है। चूँकि राकेश सिन्हा साहब जब गए थे खला पे, तो इंदिरा गांधी जी ने राकेश शर्मा जी जब गए थे तो इंदिरा जी ने पूछा था कि आपको हिंदुस्तान कैसा लग रहा है, तो उन्होंने अल्लामा इकबाल का कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। लेकिन यही उर्दू ज़बान है जो स्पेस की ज़बान है, तो हमारे माशरे के अंदर इसको कोई स्पेस नहीं मिल पा रहा है। आखिर क्या वजह है? मुझे लगता है कि जो लिखने वाले लोग हैं वो थोड़ा सा इस चीज़ को उनको लाना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी इंसान हम एक ज़िंदगी में उठते हैं, सुबह एक देखते हैं कि सूरज उग रहा है, एक देखते हैं फिर चांद आ रहा है, उस पर हम बातें लिखते हैं, उसके बारे में बोलते हैं, पर हम कभी ये नहीं सोचते वो चीज़ क्या है, कहाँ से आ रही है, या हम क्या हैं, हम कहाँ से आ रहे हैं, ये हमारी ज़िंदगी कहाँ जा रही है, ये ज़मीन क्या है, आसमान ना क्या है। हमें सब लिख लेते हैं लेकिन उसके बारे में कुछ समझते नहीं हैं, सोचते नहीं हैं। अगर जैसे मैंने बॉटनी का आपने कहा कि यदि इस चीज़ को समझ लिया जाए तो आपकी जो शायरी है वो पुख्ता हो जाती है, उसमें और गहराई आ जाती है उसमें। इसी तरह यदि स्पेस साइंस को समझ लिया जाए तो आपकी हर अदब, ऐसा नहीं कि सिर्फ शायरी की बात है, कविता लिखने, मजमून, अफसाने, जो नहीं। मेरे पूछने का मकसद ये है कि ये उर्दू जो है ये स्पेस में बोली गई, लेकिन जो हमारा माशरा उसमें इसको कोई स्पेस नहीं मिल पा रहा। हाँ, हुकूमत की सतह पे हो या किसी और सतह पे हो, या माशरे की सतह पे हो, तो उर्दू को वो मकाम नहीं मिल पा रहा, वो स्पेस जो चाहिए। जाहिर है कि ऐसी जबान है जिसका कोई खास इलाका नहीं है, न कोई खास जमीन है इसकी, बल्कि हर इलाके में ये बोली जाती है। जाहिर है कि हिंदी उर्दू दोनों जबानें सगी बहनों की तरह है, लेकिन उसके बावजूद भी उर्दू को वो जगह क्यों नहीं मिल पा रही? ये बड़े दुख की बात है। बहुत आपने अच्छी बात कही है कि अकेले उर्दू के मामले में नहीं, मुझे लगता है कि सारी जो आजकल लैंग्वेजेस हैं, सारी जो भाषाएं हैं, उसमें ये हम हिंदी में भी, जैसे मैं हिंदी में भी लिखती हूँ, तो मुझे रोज़मर्रा ये लगता है, एक दिन गुजरता है और मुझे लगता है आज कुछ और लोग हैं जिन्होंने हिंदी नहीं सीखी, या कुछ और लोग हैं जिन्होंने उर्दू नहीं सीखी आज।
तो उर्दू और हिंदी और भी जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं, जबकि आप ये देखें कि जो इतनी रिच हैं ये लैंग्वेजेस, इतनी इनमें इतनी गहराई है, इनमें इतनी बातें हैं कि यदि आप उसको सीख लें तो आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में एक अलग डायमेंशन है। ज़बानें जो भी हो उसको सीखना चाहिए, लेकिन आपका दायरा बढ़ता है। लेकिन जो इंसान है, मुझे लगता है कि उसको जिंदगी की जद्दोजहद है उसमें लगा इतना रहता है कि उसको लगता है कि ऐसी भाषाएं, उसको इतना वक्त नहीं मिलता, उसको लगता है शायद इंग्लिश पढ़ के, अंग्रेजी समझ के, अंग्रेजी करके मुझे ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्योंकि जो इंसान है उसको उर्दू और हिंदी एक आज के बस शौक की चीज़ रह गई है कि अगर आपको शौक है तो आप पढ़ेंगे, ज़रूरत है तो नहीं पढ़ेंगे। दिव्या जी, आपने जो शायरी की है ये बताएं, आपकी शायरी में कौन सा रंग गालिब है? इश्क, मोहब्बत या आज के मसाइल हैं? सभी का रंग है, सभी का रंग है। देखिए, शायरी होती है, एक बात कही जाती है कि शायरी आप लिख नहीं सकते बैठ के, शायरी आपको आती है, आमद है। एक शायरी जो एक चीज़ है वो जब आपके दिमाग में आएगी कोई बात, तभी आपको लिख पाएंगे। आप कागज़ कलम लेके बैठ जाएं कि आज मुझे एक शेर लिखना है तो आप बिल्कुल उसको लिख नहीं सकते। ये बताएं, औरत होने के नाते आप निसाई जो जज्बात हैं यानी फीमेल फीलिंग्स को ज़्यादा अपनी शायरी में कम्युनिकेट करती हैं या किसी और चीज़ को? नहीं, ये बिल्कुल नेचुरल चीज़ है कि आप, क्योंकि जिस दौर से गुजर रहे होते हैं, आपको जिस जज्बात के दौर से गुजर रहे होते हैं, जिस वक्त से गुजर रहे होते हैं, वो धीरे धीरे आपके नक्श होती जा रही हैं दिल पे। तो जो आप लिखते हैं, शायरी हमेशा कभी दिमाग से नहीं लिखी जाती, शायरी हमेशा दिल से लिखी जाती। तो जो भी आपके पे नक्श होगा, एक जो औरत है, जो खवातीन है, उसके दिल पे जो नक्श होगा, उसी से आप देखें कि वही वो लिख पाएगी। तो वो ये बिल्कुल नेचुरल चीज़ है कि उसके दिमाग में वही, दिल पे वही चीज़ें नक्श होंगी जो उससे गुजरी है, तो वो खवातीनों की ही चीज़ें होंगी। दिव्या जी, औरत भी मर्द की तरह एक मखलूक है जी, लेकिन ये हमारा जो माशरा है उसको सिर्फ एक माशूक के तौर पर देख रहा है। यानी उसकी अदाओं में, उसकी जफाओं में, उसकी सितम शायरी में या उसकी मोहब्बतों में देख रहा है। तो आखिर ये ऐसा क्यों है? मतलब एक मखलूक की तरह उनके जज्बात एहसासात की कदर की जाए, ना कि एक माशूक की तरह। माशूक भी ऐसा जिसको कहा जाता है जफा शायर या सितमगर। तो आखिर ये क्यों इस तरह की तफरीक हो रही है? मुझे लगता है कि वो औरत भी तो एक आशिक का किरदार अदा कर सकती है। हाँ, औरत एक आशिक का किरदार अदा कर सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि जो शायरी में औरतों का जिक्र होता है वो जिंदगी से जुड़ा हुआ होता है। अच्छा। माशूक से उनका मतलब, माशूक मतलब औरत या खवातीन नहीं है, माशूक को जिंदगी को मानते हैं। अच्छा। और उसमें जो दर्द है उनकी, जो उसमें जो माशिक को वो बता रहे हैं कि वो उसकी वजह से उसको इतना दुख है, दर्द है, वो जिंदगी की तरफ मेरे ख्याल से इशारा करता है। तो जो अगर इस चीज़ को इस तरह से देख के पढ़ा जाए कि जो शायर लिख रहा है वो अपनी माशूक ज़िंदगी को बता रहा है, औरत को नहीं बता रहा। औरत सिर्फ एक मेटाफर जैसे यूज़ कर रहा है वो, लेकिन वो जो चीज़ें, उसकी जो इच्छाएं हैं या जो एक ज़िंदगी से जो चीज़ चाह रहा है, वो ये अपनी माशूक से वो चीज़ चाह रहा है। तो इसलिए एक मेटाफर के तौर पे यदि इसको देखेंगे तो आपका तरीका ही शायरी को देखने का बदल जाएगा। दिव्या जी, आपने ड्रामे भी लिखे हैं, कहानियाँ भी लिखी हैं, तो आपकी कहानी में कौन सा रंग ज़्यादा गालिब है या किस तरह के मौज़ूआत पे आप कहानी लिखते हैं? जो मेरे कहानियाँ हैं वो तो समाज, जो माशरे है उसकी जो समस्याएं हैं, उसकी जो बातें हैं, या उसमें जो खवातीनों को अभी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, या जो भी हमारे माशरे में अभी जो हो रहा है, जो हम देख रहे हैं, उन चीज़ों से कहानियाँ तो मेरी उन चीज़ों तक ही होती हैं। शायरी थोड़ी लाइट चीज़ें हैं, तो इसलिए उसमें जज्बात का ज़्यादा इजहार होता है। दिव्या जी, आपसे बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई और ज़ाहिर है कि आप बॉटनी की स्कॉलर हैं, तो उर्दू शायरी और नबातात के ताल्लुक़ से जो एक रिश्ता बनता है उसके हवाले से बड़ी अहम आपने बातें की। और ज़ाहिर है कि आज का माशरा जो है साइंस से दूर होता जा रहा है और हमें अदब और साइंस को जोड़ के देखने की ज़रूरत है ताकि हमारे सामने एक नया ज़ाविया आए, एक नई जहत आए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।